हाँ जी, तो हमारी इस ऑडियो पॉडकास्ट की श्रृंखला में यह 7वां ऑडियो है। इसके पहले के 6 ऑडियो हैं जिनमें वैरायटी सिलेक्शन से लेकर ज़मीन के सिलेक्शन तक की बात की गई है। वो सारे ऑडियो बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप उसे कृपया ज़रूर सुनें। और उसके बाद हम इस ऑडियो पर आप आएंगे तो आपको जानकारी बेहतर ढंग से सुस्पष्ट आपको समझ में आ पाएगी। और अब हम बात कर रहे हैं इस ऑडियो के अंदर रोप की तैयारी, यानी कि पौधे की नर्सरी बनाना। हम पपीते के पौधों की नर्सरी कैसे बनाएं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम ये ऑडियो बना रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने। देखिए, पपीते की रोप की नर्सरी, अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, ये अनुमान लगा रहा हूँ कि मैं आपसे किसान से बात कर रहा हूँ सीधा, और मैं किसी नर्सरी ग्रोवर से बात नहीं कर रहा हूँ जिससे अनुभव है, जानकारियाँ हैं और जिसके पास सारी सुविधाएं हैं। तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि मैं किसान से बात कर रहा हूँ। इस बात का अनुमान लगाते हुए मैं ये बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं कल्पना कर ये अनुमान लगा कर ही बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे मैं सीधी बात तो नहीं कर रहा हूँ, एक ऑडियो पॉडकास्ट बना रहा हूँ। तो मैं ये अनुमानित आधारों पर ये जानकारी आपको दूंगा। आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी किसान हमने देखा है, हमसे या किसी और से भी कोई भी पपीता वैरायटी लेते हैं और उसको लगाते हैं, तो उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है पपीते की रोप तैयार करना। पपीते को बीज को सीधे खेतों में नहीं लगाया जाता है। आमतौर पर वह एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, उसमें सफलता बहुत मुश्किल है या उसमें असफलता की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले पौध तैयार की जाती है, उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। और हमारी जानकारी में हमने देखा है 15 साल के अनुभव में कि किसान जो बीज खरीदते हैं उसमें से 50% किसान रोप को तैयार करने में असफल हो जाते हैं। और 50% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 50% किसान बीज खरीदते हैं किसी भी कंपनी से, किसी भी संस्था से पपीते के, और उसकी रोप तैयार करने की कोशिश करते हैं और 50% असफल होते हैं और 50% किसान सफल हो जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि किसान इतनी बड़ी मात्रा में सफल ना हो, और हमारी कोशिश है कि हम उनको यह जानकारी दे सके, जागरूक बना सके कि वह किस प्रकार सही तरीके से रोप को तैयार कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला भ्रम, तो मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस में मैंने देखा है कि लोग बताते हैं कि पपीते की रोप कैसे तैयार करते हैं। हमारा स्वयं का 15 साल का अनुभव है, हम लाखों की मात्रा में पपीते की रोप तैयार करते हैं और पूरे देश में सप्लाई कर रहे हैं। आइसबेरी, ग्रीनबेरी, रसबेरी और अब सनबेरी, सारी वेराइटी है उसकी। लेकिन इतने लंबे अनुभव में हमने ये देखा है कि हमारा तरीका बहुत सफल है और बेहतर है, लेकिन जो YouTube पर लोग वीडियो बनाकर डाल रखे हैं और उनकी जो जानकारी दे रहे हैं वो काफ़ी भ्रामक है। और उनमें से कई सारे किसान हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हमने तो बीज खरीदा और YouTube पर ये देखा था हमने कि इस प्रकार से बीज की रोप तैयार करनी है, नर्सरी तैयार करनी है, तो हमने वैसे की लेकिन हो नहीं पाई। तो इस बात को हमने ध्यान रखा कि ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन्हें सही जानकारी नहीं है, या उनकी जानकारी का स्रोत YouTube से जो उन्हें मिल भी रही है वो उतनी सही जानकारी नहीं मिल रही है। तो इसलिए इस ऑडियो का बहुत विशेष महत्व है। जो भी किसान पपीते की खेती करना चाहते हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से यह जानना चाहिए कि पपीते की रोप कैसे तैयार की जाती है। तो मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि सारे किसान भाइयों से बात कर रहा हूँ मैं, और आपके पास खेत है, खलियान है, पेड़ है, पानी के स्रोत है, कुएँ हैं, ट्यूबवेल है, तालाब है, नदी है ये अनुमान लगा रहा हूँ मैं। और आपने सही ज़मीन का चुनाव कर लिया है, जो कि पिछले वीडियोस में हमने बात की है। तो सही ज़मीन का चुनाव, सही वैरायटी का चुनाव, और उसके बाद में आप रोप लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब जब आप रोप लगाने की तैयारी करेंगे तो आपको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, अगर आप कोई छोटा मोटा ग्रीन हाउस, नेट हाउस, एक ग्रीन कलर की नेट आजकल लगभग पूरे भारत में मिलने लगी है, गर्मियों में मिलती है, आम लोग भी यूज़ करते हैं। अगर आप उससे एक छोटा सा शेड, यानी कि एक छायादार शेड तैयार कर सके तो अच्छा है। अगर आप उससे नहीं भी कर सकते हैं तो
कोई बात नहीं है, आपके आसपास कोई शेड होगा। शेड मीन्स, जब मैं शेड बोल रहा हूँ तो छायादार जगह, तो उस छायादार जगह में भी आप रोप तैयार कर सकते हैं। अब रोप तैयार करने के लिए जैसे कि आपको हमारे ब्रोशर से और स्टडी मटेरियल से जानकारी प्राप्त हो ही चुकी होगी कि प्रति 10 ग्राम में 700 सीड की आसपास की मात्रा पाई जाती है और 1 एकड़ में लगभग 900 से 1000 पौधे लगते हैं। तो 2 पैकेट 1 एकड़ के लिए लगते हैं। 2 पैकेट मतलब 10 ग्राम के 2 पैकेट। तो अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग दाम हैं। उसका वैरायटी का हमने एक अलग से सिलेक्शन के लिए हमने एक अलग ऑडियो बना चुके हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि इन वैरायटीज़ में आप जा सकते हैं। तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि आप 1400 बीजों को, 1 एकड़ के लिए 1400 बीज लगते हैं। अगर आप 1 एकड़ के लिए लगाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ सिर्फ 1 एकड़ की बात कर रहे हैं उदाहरण के लिए, ताकि हम उसी का गुणनफल करके 2 एकड़ पर, 3 एकड़ पर, 5 एकड़ पर या आधे एकड़ पर उसके हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। तो 1400 पौधे आपको बीज आपको लगाना है। और तो आपके पास ऐसा एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर 1400 पॉली बैग्स, तो हमें पॉली बैग की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। छोटे छोटे पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, है ना। कुछ किसान बैग्स की जगह प्लास्टिक की जो बड़े ग्लास होते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं, उनका भी उपयोग करते हैं। हम रिकमेंड तो नहीं करते हैं कि प्लास्टिक के ग्लास का आप उपयोग करें, क्योंकि उन्हें जब हम ट्रांसप्लांटेशन करने जाते हैं तब काफ़ी समस्या आती है। लेकिन अभी हम जगह का अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूँ कि इतने ग्लास या इतने पॉलीबैग्स आप रख सकते हो 1400, जिसमें से जर्मिनेशन आपको 70-80% के बीच भी अगर मिलता है, सही विधि से आप करेंगे तो आपके 1100 के आसपास पौधे तैयार होने चाहिए। और 1100 के आसपास पौधे तैयार होंगे और उनको आप ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, उसमें मरघट भी होगी, कहीं पौधे मर भी जाएंगे, लगने के बाद मर जाएंगे, पौधे उगने के बाद में नर्सरी स्टेज पर भी कई पौधे नष्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अलग अलग कारणों से। हालांकि हम इस ऑडियो में पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी मिले और कम से कम पौधे नष्ट हो, ख़राब हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ मात्रा में, कम या अधिक मात्रा में पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो आपके पास में बचेंगे 900, 950, 1000 पौधे। तो वो आप ट्रांसप्लांट करने के बाद में जो मरघट होती है, उसके बाद में 900, 1000 पौधे आपके 1 एकड़ पर लग जाएंगे। तो इस अनुमान को हम अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ते हुए इस ऑडियो में ये बता रहे हैं आपको कि आपको इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए कि आप इतने पौधे के लिए इतनी पॉलीबैग्स को रख सकते हो। अब आपको क्या ज़रूरत है? एक तो जगह की सबसे पहले छायादार जगह होनी चाहिए। छायादार से मेरा मतलब है कि जहाँ पर अगर बहुत तेज़ गर्मी का मौसम में आप रोप तैयार कर रहे हैं तो घनी छाँव हो, और अगर आप कम गर्मी का मौसम है, अलग अलग देश के अलग अलग स्थानों में गर्मी की तीव्रता अलग अलग होती है। जैसे दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं होती है जिन क्षेत्रों में, तो वहाँ पर वो कम छाँव, यानी कि जहाँ पर हल्की सी धूप छाँव सी होती है वो भी चलेगा। लेकिन जहाँ बहुत तेज़ गर्मी होती है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे क्षेत्र जो हैं जहाँ बहुत तेज़ गर्मी होती है और गर्मी के मौसम में अगर आप लगा रहे हो जनवरी फरवरी में, तो ज़्यादा ठंडे वाले क्षेत्र में लगाना ही नहीं है, और जहाँ कम ठंड होती है वहाँ आप लगा भी सकते हैं। तो आप अगर फरवरी मार्च में लगा रहे हैं तो कम छायादार क्षेत्र भी चलेगा, लेकिन आप मार्च के बाद लगा रहे हैं, मार्च के बाद अप्रैल मई जून में लगा रहे हैं अगर पौधे, तो आपको अच्छी घनी छायादार जगह होनी चाहिए। ये हम गर्मी की के समय की बात कर रहे हैं, ठंड के समय पर भी आएंगे कि उस समय कैसे तैयारी रखना है। अगर आप ठंड के समय में लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि सीधी ठंडी हवा ना आए। हालांकि गर्मी में भी ये ध्यान रखना है कि सीधी गर्म हवा ना आए। तो आपको छाया भी चाहिए और आसपास से सीधी गर्म या सीधी ठंडी हवा नहीं आनी चाहिए, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो
इस बात का ध्यान रखते हुए आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है और जहाँ पर आपकी पानी आप आसानी से दे सकते हो, पानी की पहुँच हो। पानी देने के लिए आपको एक शावर हेड का यूज़ करना होगा। एक शावर यानी कि एक फुहारा जो होता है जिससे पानी फैल कर गिरता है, उसकी बहुत सख्त आवश्यकता होगी और एकदम बारीक शावर होना चाहिए। हमारे घरों में जो फुहारे होते हैं वैसे नहीं, पौधों में पानी देने के लिए जो स्पेशल शावर होते हैं वैसे। या आप छोटा सा क्षेत्र है तो आप जो एक शावर के लिए छोटे छोटे से एक बर्तन जैसे भी होते हैं जिनमें शावर हेड लगा होता है, मैं नाम तो भूल गया हूँ अभी उसका कि उसे क्या बोलते हैं, लेकिन आप शावर हेड का आपको ध्यान रखना है, सीधे पानी नहीं देना है आपको। और आपको ज़रूरत पड़ेगी पॉलीथीन की, छोटे काले पॉलीथीन के बैग्स आते हैं छोटे छोटे से, जो नर्सरी के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। आपको आपके आसपास में कोई नर्सरी वाले हों उनसे मिल सकते हैं, या आपको कोई नर्सरी का सामान जो सेल करते हैं कोई ऐसे व्यक्ति हों उनसे मिल सकते हैं। ऑनलाइन भी शायद मिल जाते हैं आजकल। और साइज़ उसका लगभग मिनिमम से मिनिमम 3 इंच की हाइट या 4 इंच की हाइट होनी चाहिए। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, 5 भी चल सकती है, 6 भी चल सकती है, लेकिन उतनी जगह फिर वो घेरेगा। तो मिनिमम 3, 3.5, 4 इंच की हाइट होनी चाहिए। और उसकी जो गोलाई है, घेराव है, वो लगभग 1.5 इंच से 2 इंच मिनिमम होना चाहिए। 3 इंच भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। तो ऐसा पॉलीथीन, पॉलीबैग या फिर आप प्लास्टिक के कप्स या गिलास कुछ लोग यूज़ करते हैं, हम उसकी अनुशंसा नहीं करते क्योंकि उसमें हमने अच्छे रिज़ल्ट नहीं देखे हैं। प्लास्टिक बैग्स की बात करते हैं, या फिर आप ग्रोइंग ट्रेज़ होती हैं, ट्रेज़ के अंदर भी आप कर सकते हैं। लेकिन हम जब ट्रे की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल नर्सरी ग्रोवर्स ट्रे का यूज़ करते हैं, और मैं किसानों के पास मैं ये मानता हूँ कि सारे किसानों के पास में वो ट्रे नहीं है। बैग्स की ख़रीदना थोड़ा सा आसान है या सुविधाजनक है, तो हम अभी बैग को लेकर ही चल रहे हैं, क्योंकि ट्रे में क्या प्रैक्टिस थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो बैग वाली प्रैक्टिस ट्रे में नहीं हो पाती है। ट्रे के अंदर आप बैग वाले सिस्टम से काम नहीं कर सकते, उसका मीडिया अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पर बैग्स की बात कर रहे हैं जिसमें कि हम साधारण मीडिया जो हमारे खेत में उपलब्ध हम कर सकते हैं, ऐसे मीडिया से मेरा मतलब है वो जो इसमें भरेंगे हम, जिससे पौधा तैयार करेंगे, जिसमें पौधे की बुआई करेंगे हम, जिसमें सोइंग करेंगे, उस मिट्टी को और उस खाद और मिट्टी के मिश्रण को मीडिया बोलते हैं। तो उसका मीडिया आपको पॉलीबैग्स वाला जो मीडिया है वो पॉलीबैग्स यानी कि काली पॉलीथीन में ही उपयोग किया जाता है। नर्सरी ट्रेज़ में यूज़ नहीं किया जाता। नर्सरी ट्रेज़ का मीडिया अलग होता है, उसमें कोकोपीट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो अभी हम नर्सरी वालों के लिए यह ऑडियो नहीं हम बना रहे हैं, जिसमें प्रोफेशनल नर्सरी ग्रोइंग टेक्निक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक आम किसान की बात कर रहे हैं जिससे के पास में वो स्पेशल मीडिया नहीं होगा, या उसके लिए थोड़ा कठिन होगा उसकी जुगाड़ करना, उसकी व्यवस्था करना। तो हम ये मान के चलते हैं कि हम एक साधारण सी प्रैक्टिस बताएं किसान को जो वो पॉली बैग्स में कर सकता हो। तो आपके पास पॉली बैग्स होना चाहिए। उसके बाद में आपके ही खेत की, या अगर आपके खेत के आसपास कोई आपको ऐसा लगता है कि उससे भी बेहतर मिट्टी है, जैसे किसी तालाब के किनारे की मिट्टी हो गई जो हल्की सी भुरभुरी हो, बहुत ज़्यादा चिकटी या कहे कि चिपचिपी मिट्टी ना हो, जिसमें रेत की थोड़ी मात्रा हो, या फिर आप अलग से थोड़ी बालू रेत उसमें मिला लें। लगभग 10% बालू रेत अगर आप मिला लें तो और अच्छा है, जिससे कि उसका जो पानी जो है पॉली बैग्स से आप जब उससे उसकी जब आप उसके ऊपर पानी की बौछार करेंगे तो पानी जो है वो अच्छे से बाहर निकल सके, सिर्फ मिट्टी गीली रहे, पानी उसमें जमा नहीं होना चाहिए। पॉली बैग्स में प्रॉपर छेद होने चाहिए, लगभग 2 से 3 छेद तीनों तरफ। यानी कि मैं अगर दोनों तरफ की बात करूं तो टोटल कम से कम 4 से 6 छेद पॉली बैग्स के अंदर ऐसे होल्स होने चाहिए जिनसे कि पानी अच्छे से निकल सके। और इसके बाद में आपके पास में मिट्टी में आप बालू रेत मिला लें अगर वो बहुत ज़्यादा चिपी है तो, और अगर चिपचिपी नहीं है, हल्की सी भुरभुरी है, तो बालू रेत मिलाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर आप मिला लें तो कोई हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है। बालू रेत हल्की सी मिला लें, या कोई भुरभुरी मिट्टी कहीं आपके आसपास नदियों की हो उसमें थोड़ी सी मिक्स कर लें, जिससे कि मिट्टी का भुरभुरापन आ जाए।
हल्की भुरभुरी मिट्टी हो और आपके खेत की मिट्टी हो या आपके खेत के आसपास में या कहीं से भी आपको सुविधाजनक मिट्टी हो, जहाँ की उपजाऊ क्षमता अच्छी हो, आपको लगता है कि आसपास के जंगल की कोई मिट्टी है या आपके नदी के पास की कोई मिट्टी है, तालाब के पास की कोई अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन मिट्टी को हम फिल करेंगे यानी कि पॉलीबैग में भरेंगे, उससे पहले अच्छे से सुखा लेना है धूप में। तो अच्छे से सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए और उसको आपको उसके अंदर थोड़ी सी बालूरियत आप मिला लें, भुरभुरी बना लें। नहीं है तो भुरभुरी है तो फिर सब अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको लगभग मैं आपसे कहूँगा कि 10% आप या तो केचुआ खाद मिलाएं या फिर गोबर खाद मिलाएं। अब केचुआ खाद मिलाएं वो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छे रिजल्ट हमने केचुआ खाद में देखे हैं। लेकिन अगर आप गोबर खाद मिलाते हैं तो गोबर खाद में आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जो गोबर खाद मिला रहे हैं वो गोबर खाद बहुत अच्छे से पका हुआ हो, यानी कि पूरी तरह से सड़कर भुरभुरा मिट्टी की तरह बन गया हो, उसमें से एक मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती हो। जब वो ऐसा बन जाता है और परंपरागत तरीके से उसको पकने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अगर आप डीकम्पोज़र, आप जानते ही होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अधिक से अधिक किसान लोग डीकम्पोज़र के बारे में जानते हैं। गाज़ियाबाद की एक भारतीय कृषि से संबंधित एक सरकारी संस्थान है जिन्होंने एक कंसोर्टियम यानी कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया का एक समूह बनाया है जिससे कि डीकम्पोज़र का घोल तैयार किया जाता है। 200 लीटर पानी में 1 किलोग्राम गुड़ डालकर डीकम्पोज़र 15 दिन में या 8 दिन में तैयार हो जाता है। तो वो डीकम्पोज़र से अगर आप उसे आपके गोबर के खाद को यानी कि गोबर को आप पकाएंगे, यानी उसमें गोबर डीकम्पोज़र का घोल अगर आप डालकर 1-2 महीने 3 महीने रखेंगे तो वो अच्छे से सड़ जाएगा। और या फिर आप 1 साल, कम से कम 1 साल पुराना पका हुआ अच्छे से सड़ा हुआ गोबर खाद जो भुरभुरा हो गया हो, मिट्टी की तरह लग रहा हो, इस प्रकार का पका हुआ सड़ा हुआ गोबर खाद आपके पास में हो। और उन दोनों से अच्छा है कि आपके पास में केचुआ खाद हो, वो सर्वश्रेष्ठ है। केचुआ खाद का बहुत महत्व है, हर किसान के पास होना चाहिए। आज के समय में नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से जागरूकता फैल रही है केचुआ खाद के प्रति, अधिक से अधिक किसानों के पास में केचुआ खाद उपलब्ध होगा। अगर आपके पास केचुआ खाद है तो सबसे अच्छा है वो। तो 10% या तो आप गोबर का खाद लें उसमें या केचुआ खाद लें। सिर्फ इस प्रकार की मिट्टी, थोड़ी सी बालूरेत, भुरभुरी मिट्टी और केचुआ खाद या गोबर खाद, ये आपका मीडिया तैयार है। आपको सिर्फ यही मीडिया लेना है, आपको इसमें कुछ और नहीं मिलाना है। कई लोग ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं, जो कोकोपीट में तैयार करते हैं। कोकोपीट में हमने बहुत प्रयोग किए हैं और जो प्रोफेशनल नर्सरी ग्रोवर्स हैं वो सारे, हम भी हैं, और वो सारे प्रोफेशनल नर्सरी ग्रोवर कोकोपीट में नर्सरी ट्रेस के अंदर होल जिसमें जो होते हैं उस प्रकार की ट्रेस के अंदर ये मीडिया का यूज़ करते हैं जिसमें 90% या 100% कोकोपीट होता है। लेकिन वो बहुत विशेष परिस्थितियों में विशेष प्रकार के उपयोग करने पर ही कोकोपीट में जर्मिनेशन अच्छा मिलता है। अगर आप साधारण परिस्थितियों में साधारण तरीके से कोकोपीट का उपयोग करेंगे तो जर्मिनेशन अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमेशा ये अनुशंसा करते हैं कि कोकोपीट का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सिर्फ आप एक कोकोपीट अगर आपके पास में उपलब्ध है तो एक छोटी सी लेयर जब आप बीज को लगाएंगे उसके बाद एक हल्की सी, एक मिनिमम एक कुछ मिलीमीटर्स की छोटी सी एक लेयर आप उस पर हल्का सा भुरभुरा दें ताकि वो कवर हो जाए। जो सीड है, जो बीज है, उसको सिर्फ कवर करने के लिए आप हल्का सा कोकोपीट उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में कोकोपीट का इस्तेमाल आप नहीं करें, वह बेहतर है। और अधिकतर यूट्यूब वीडियो में कोकोपीट का उपयोग करना बताया गया है और इसी कारण बहुत सारे किसानों को जर्मिनेशन नहीं मिल पाता है। जर्मिनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छे सफल पपीते की खेती के लिए आपको अच्छा जर्मिनेशन चाहिए। या तो आपको अगर पूरा विश्वास ना हो अपनी टेक्निक पर तो आप पहले कुछ सालों में आप कोशिश करें कि आप तैयार पौधे लें
अपने नर्सरी ग्रोवर से, हमसे आप ले सकते हैं, नर्सरी ग्रोवर से आप ले सकते हैं जो हमारी वैरायटीज सेल करते हैं, या हमसे सीधे आप ले सकते हैं। तो या कोई दूर का क्षेत्र है, हम नहीं दे पाएंगे, ऐसे क्षेत्र हैं बहुत सारे जहाँ हम नहीं दे पाते हैं, तो आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। तो आप चुनाव कर लें कि आप या तो रेडी तैयार पौधे ले लें, और या फिर जो हम बता रहे हैं इसका आप ध्यान रखें और सावधानियों के साथ तैयार करें ताकि आपको आपके जो बीज हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में पौधे बन सकें। तो अभी मैं आपको तैयारी में कोकोपीट के बारे में बता रहा था कि कोकोपीट का उपयोग आपको मीडिया में नहीं करना है, आपको सिर्फ ऊपर की टॉपिंग के लिए, यानी सिर्फ ऊपर की एक हल्की सी लेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर वो नहीं भी है आपके पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोकोपीट की जगह आप टॉपिंग के लिए केचुआ खाद उपयोग करें, वो सर्वश्रेष्ठ है। केचुआ खाद की भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं टॉप को कवर करने के लिए, ऊपर के स्थिति पे हम उस पर आते हैं धीरे से। अब आपको करना ये है कि पॉलीबैग में जो मीडिया मैंने आपको अभी बताया वैसे मीडिया तैयार कर लें और फिल कर लें। और पूरा इस ऑडियो को सुनिएगा क्योंकि आगे और कई सावधानियाँ हैं। फिल कर ले उसे अच्छे से, फिल कर ले मतलब कि उसमें लगभग आधा इंच की जगह छूटी हुई होना चाहिए, पॉलीबैग पूरा भरा हुआ ना हो। इस प्रकार से भर ले और उचित स्थान पर, जैसा कि पहले बताया गया है, उस प्रकार के स्थान पर, और उस स्थान पर ये भी ध्यान रखना है कि आपके आसपास के कोई पशु या कोई जानवर या कुत्ते या इस प्रकार के कोई न आते हो, या आते हैं तो उनके लिए आप बागड़ या आड़ लगा दें ताकि वो वहाँ पर न आ पाए, क्योंकि वह उसे कुचल कर ख़राब कर सकते हैं। तो कोई जानवर, पशु, कोई बच्चा, कोई मनुष्य उस पर से निकल कर उसे कुचल कर ख़राब ना करे, इसलिए उसे चारों तरफ से उसकी सुरक्षा कर दें अच्छे तरीके से। जिस भी तरीके से आप उसकी बागड़ लगा दें, लकड़ियाँ लगा दें या कुछ और आपके जो भी तरीका आपको सही लगे कि कोई वहाँ प्रवेश ना कर सके, इस प्रकार उसकी सुरक्षा कर लें और उचित छायादार स्थान पर पॉलीबैग भर लें और आधा इंच की जगह उसमें खाली छोड़ दें और भर कर उसे ठोक कर भरें थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए। अच्छे से मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, ठीक ठीक 10-15 बार आप उसे ठोक लें तो एक मिट्टी जो है वो अच्छे से फैल जाएगी और भर जाएगी उसके अंदर। ये आपका मीडिया तैयार है। अब आपको अगर आपके पास डिकम्पोज़र है तो उसका भी उपयोग करना है। और एक और चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण है, ट्राइकोडर्मा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना, क्योंकि ट्राइकोडर्मा से बहुत सारी फंगस की बीमारियां जो है वो कंट्रोल होती है। अब जो पपीते की पौध जब हम तैयार करने जा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो मुश्किल जो देता है वो फंगस ही देता है। और अगर आप गर्म और नमी वाले मौसम में तैयार कर रहे हैं तब तो निश्चित मान लीजिए कि फंगस की समस्या आएगी। तो सबसे पहला जर्मिनेशन कम होना, उसमें गलतियां करते हैं लोग, और दूसरा फंगस को सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। अगर आपने अच्छे से केचुआ खाद लिया है, सही केचुआ खाद लिया है, पूरा पका हुआ गोबर का खाद लिया है, तब समस्या कम रहेगी। लेकिन आपने जो भी मीडिया यूज़ किया हो, चाहे आप ये मीडिया यूज़ कर रहे हो, कितना भी अच्छा पका हुआ खाद हो, कितना भी अच्छी मिट्टी हो, सब अच्छा हो, लेकिन ट्राइकोडर्मा का आपको उपयोग करना ही करना है। और ट्राइकोडर्मा आपको लेना है लगभग 200 ml पानी में। 200 ml पानी में आपको ट्राइकोडर्मा लेना है लगभग आधा लीटर। मैं लिक्विड ट्राइकोडर्मा की बात कर रहा हूँ, पाउडर का मुझे हिसाब पता नहीं है, हम लिक्विड वाले की बात करें और बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा लेना है। अभी हम देख रहे हैं कि ट्राइकोडर्मा का जो पहले एक जो लोकप्रियता थी वो कम होते जा रही है, हम देख रहे हैं खेती बाड़ी में। और बहुत आश्चर्य होता है मुझे कि ट्राइकोडर्मा की लोकप्रियता कम हो रही है, क्यों हो रही है, जबकि रासायनिक जो फंगीसाइड्स हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करते हैं। हमारे देखने में यह आया है कि रासायनिक फंगीसाइड काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं करते हैं जितने अच्छे से ट्राइकोडर्मा करता है। ये हमारा स्वयं का अनुभव है। तो हम अब इसका एक कारण हमने देखा है कि कई सारे लोकल कंपनीज जो होती है बहुत ही घटिया किस्म का या पुराना वाला या एक्सपायरी वाला ट्राइकोडर्मा उपयोग करती है। तो हमें एक्सपायरी वाला ट्राइकोडर्मा उपयोग नहीं करना है, घटिया किस्म की कंपनी का सस्ते वाला ट्राइकोडर्मा उपयोग नहीं करना है।
केवल हाई क्वालिटी ट्राइकोडर्मा ही आपको उपयोग करना है, तभी आप अपने पौधों को फंगस से बचा पाएंगे। अब हाई क्वालिटी ट्राइकोडर्मा कौन से हैं बाज़ार में, इसकी जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कि आप जिस भी क्षेत्र में है वहाँ पर कौन सा होगा, लेकिन हाँ निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना स्वयं के भी उत्पाद हम लाने वाले हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है और आगे भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे स्वयं के उत्पाद भी आने वाले हैं जो कि फसल को बीमारियों से रक्षा देंगे और पोषण देंगे भरपूर। तो उसी श्रृंखला में हमारा खुद का ट्राइकोडर्मा भी आने वाला है। तो अभी लॉन्च नहीं है इस समय जब मैं ये ऑडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसे बाद में सुन रहे हैं 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो शायद तब तक हम लॉन्च कर चुके होंगे। लेकिन अभी आप ताज़ा सुन रहे हैं, अभी मैं बना रहा हूँ ये फरवरी 2021 में, ताज़ा सुन रहे हैं, तो फिर शायद इस समय उपलब्ध नहीं है हमारा खुद का ब्रांड का ट्राइकोडर्मा। लेकिन हम कुछ महीनों में अपना खुद का ब्रांड का हाई क्वालिटी का अधिक से अधिक CFU वाला ट्राइकोडर्मा लाने जा रहे हैं। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आपको नर्सरी स्टेज पर भी करना है, आने वाली स्टेजों में भी करना है। हर 2 महीने में, 1 महीने में आपको ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन नर्सरी पर तो कंपलसरी है, ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। और आप जब अपने पॉलीबैग्स भर लेंगे तो 200 लीटर पानी के अंदर आधा लीटर ट्राइकोडर्मा इस रेशियो में आप मिलाएंगे। आपके पास डिकम्पोज़र है तो उसमें आप 5 या 10 लीटर डिकम्पोज़र में मिला दीजिए, उससे और अच्छा वो हो जाएगा घोल। ट्राइकोडर्मा और डिकम्पोज़र दोनों मिल जाएंगे। तो ट्राइकोडर्मा डिकम्पोज़र दोनों का घोल मिलाइए और उसके साथ में आप उस पानी से पहले पूरी मिट्टी को तर कर दीजिए, अच्छे से भिगो दीजिए जिसमें आप पौधे लगाने वाले हैं। और फिर उसके बाद में आप उसके अंदर सोइंग करें। सोइंग करने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बीज है, ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें अधिक किसान गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा लगा देते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है। आपको जो बीज है वह बहुत ज़्यादा उथला भी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, एक छोटी सी डंडी लेना है, लकड़ी लेना है छोटी सी, उससे एक छोटा सा आधा इंच से भी छोटा, यानी कि 1.25 इंच, 0.25 इंच, 1/4 इंच, 1.25 इंच का गहरा एक दबाव देना है। जब आप एक चौड़ी लकड़ी से आप उस पर दबाव देंगे तो एक हल्का सा गड्ढा नुमा बनेगा, लेकिन 1.25 इंच से ज़्यादा गहरा नहीं। अधिक से अधिक भी आप गए तो आधा इंच, इससे ज़्यादा गहरा नहीं। 1.25 से आधा इंच के बीच में आपको गड्ढा करना है, क्योंकि इतना नाप तोल कर तो हर गड्ढा होगा नहीं। मैं जानता हूँ कि इतना सटीक तो हम भी नहीं कर पाते हैं, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो आधे से 1.25 इंच का गड्ढा आपको करना है और उसमें बीज को रखना है, सिर्फ रखना है। आधे से 1.25 इंच का गड्ढा करना है और रखना है। इस प्रकार आपको सारे बीज लगाना है। रखने के बाद में उसके ऊपर से आप, या तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो उस गड्ढे को जो फिल करेंगे, भरेंगे, तो कोकोपीट से भर दें, या कोकोपीट नहीं है तो केचुआ खाद से भर दें, और अगर केचुआ खाद नहीं है तो गोबर खाद से भर दें। अगर आप यह करते हैं, इस प्रकार आप उसे भर देते हैं, तो उसमें जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, सही गहराई में लगेगा। तो अगर ज़्यादा गहराई में जाएगा, 1 इंच की गहराई में चला जाएगा, तो पौधा अंदर ही अंदर गलने की संभावना बढ़ जाती है, या वो बाहर ही नहीं निकल पाए इसकी संभावना बढ़ जाती है। अगर बहुत ऊंचाई पर लग जाएगा, एकदम टॉप पे रख दिया आपने, तो पौधा उग तो जाएगा लेकिन उसकी जड़ें गहरी नहीं जाएगी और जड़ें हवा में रहेंगी। इसके कारण आपका जो पौधा है वह सरवाइव नहीं कर पाएगा उगने के बाद भी, और कई बार वो नहीं उग पाएगा, इतने ऊंचाई पर रहेगा। तो आधे से 1.25 इंच की गहराई में आपको गड्ढा करके उसमें बीज को लगाना है, उसे हल्का सा दबाना है, रखने के बाद प्रेस करना है, एक उंगली से सिर्फ रख कर दबाना है ताकि वो चिपक जाए मिट्टी से अच्छे से, और उस पर ये फिल कर देना है केचुआ खाद से, या केचुआ खाद से, या फिर गोबर की खाद से, या फिर आपकी जो हमने बताई अभी आपको कोकोपीट से। अब अगर आप कोकोपीट यूज़ करें, केचुआ खाद यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, मीडिया में भी जब हम उसे ले रहे हैं तब भी, और अभी हम उसके ऊपर से डाल रहे हैं तब भी, उसको अच्छे से ट्राइकोडर्मा के पानी से भिगो दें।
जो भी हम केचुआ खाद यूज़ कर रहे हैं, गोबर खाद यूज़ कर रहे हैं या ट्राइकोडर्मा यूज़ कर रहे हैं, उसे ट्राइकोडर्मा का जो भी पानी का रेशियो बताया 200 लीटर पर आधा लीटर ट्राइकोडर्मा का, अच्छी हाई क्वालिटी ट्राइकोडर्मा का लिक्विड 200 लीटर पानी पर, इस प्रकार के रेशियो में मिला करके आप उस पूरे मीडिया को भी तर कर दें और ऊपर से जो हमने ये जो कवर किया है इसे भी ट्राइकोडर्मा वाले पानी से भिगो दें। तो एक बार तो पानी आपने लगाने के पहले दिया, लगाने के बाद फिर आपको एक बार पानी देना है, वही ट्राइकोडर्मा और डीकम्पोज़र उसके साथ मिला हो तो बहुत अच्छा है। तो ट्राइकोडर्मा डीकम्पोज़र वाला पानी, अब डीकम्पोज़र मिल जाता है आसपास, आप देखिए उसका कल्चर मिल जाता है, आसानी से वो तैयार हो जाता है, या 20 रुपये में उसकी डब्बी मिल जाती है गाजियाबाद से। आपको जो भी उचित लगे एक सही डीकम्पोज़र, ओरिजिनल वाला डीकम्पोज़र आप खरीद कर या आपके आसपास से किसी किसान से मिल जाए उससे यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा और डीकम्पोज़र का पानी से उसे आप अच्छे से तर कर दें, लगाने के बाद भी थोड़ा सा पानी दे दें। इस प्रकार से पर्याप्त नमी बन जाएगी। अब आपने जो रखे हैं आपके पॉली बैग्स, वह आपको एक कतारबद्ध तरीके से रखना। कतारबद्ध में कतार जो है वो लंबी कितनी भी हो, गोल हो जाए, लंबी हो जाए, लेकिन उसकी जो चौड़ाई वो 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 फीट और लंबी कितनी भी, 5 फीट लंबी हो। आप 1 कतार बनाएं, 4 कतार बनाएं, 8 कतार बनाएं, जो भी आपका छायादार स्थान है उसमें जिस प्रकार से भी कतारें बनती हो, 3 फीट की कतारें बनानी है और 2-2 फीट की गैप छोड़नी है। अगर आपने 2 कतार बनाई है तो 3 फीट की एक कतार, 2 फीट की गैप छोड़कर उसके साइड में फिर 3 फीट की एक कतार। 3 फीट चौड़ाई की बात कर रहा हूँ, लंबाई कितनी भी आप कतार की ले सकते हैं। इस प्रकार की क्यारी यानी कि कतार या क्यारी में आप पौधे को रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस प्रकार की कतार और क्यारी में पौधे जब आप सोइंग कर देंगे, उसके बाद उसे आपको अच्छे से प्लास्टिक से कवर करना है। अब ये प्लास्टिक हमारे हिसाब से तो मल्चिंग जो मिलता है आजकल एग्रीकल्चर में, मल्चिंग यूज होता है प्लास्टिक वाला, तो मल्चिंग वाला प्लास्टिक आप लें और उस मल्चिंग वाले प्लास्टिक से आप उसे अच्छे से कवर करें। कवर करने से मेरा मतलब है कि पूरे पॉलीबैग्स के ऊपर उसे आप ढक दें और तीनों तरफ से मिट्टी डाल दें या ईंटों से उसे दबा दें। उसकी सारी जो जगह है जहाँ पर वो ज़मीन पर आकर टिक रहा है, ताकि उसके अंदर हवा ना प्रवेश कर पाए। आपको उसको एयर टाइट जैसा बनाना है। उसको जितना आप कवर कर सकते हो मिट्टी या रेत से, आइट साइड से ढकने के बाद में कवर कर दें और उसको एयर टाइट कर दें। इस प्रकार उसको आपको पूरे अंधेरे में रखना है पूरी तरीके से। ऊपर से छांव है, आइट साइड से, बाजुओं से, दोनों तरफ से सीधी ठंडी हवा नहीं आ रही है, वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं आए तो बहुत अच्छा है। छांव हो, अंधेरा हो और ज़्यादा गर्मी ना हो, टेम्परेचर मेंटेन रहे कि बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर ना हो, 0 डिग्री, 5 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे टेम्परेचर ना हो, कम से कम 10 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर हो। इसका ध्यान रखना है आपको मौसम में, क्योंकि कम से कम टेम्परेचर होगा तो जर्मिनेशन लेट आएगा और कम आएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा, 40 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर है तब भी जर्मिनेशन कम आएगा। तो अंदर का जहाँ पर आप लगा रहे हैं पौधे, वहाँ का टेम्परेचर अगर 20-25 डिग्री है, 30 डिग्री है, बहुत अच्छा। 20 से 30 डिग्री, 35 डिग्री का टेम्परेचर बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें सबसे अच्छा जर्मिनेशन आता है। तो इस प्रकार आप उसे लगाकर पूरा कवर कर दें, एकदम ढक दें पूरी तरह से टाइट। और अगर आप मल्चिंग का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी और प्रकार के प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, जो भी आपको उपलब्ध हो। लेकिन आप कोशिश करें कि वो प्लास्टिक की मोटाई बहुत ज़्यादा ना हो और ट्रांसपेरेंट ना हो, आर पार ना हो, बल्कि वो पूरी लाइट को रोक देता हो, डार्क कलर का हो, लाइट कलर का ना हो, डार्क कलर का। कोई भी डार्क कलर का पतला वाला प्लास्टिक आप यूज़ करें। और सबसे अच्छा तो मल्चिंग होता है, एक मल्चिंग का बंडल आप खरीद लें तो उससे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप उसे ढक दें, कवर कर दें। फिर आपको क्या करना है कि कुछ दिनों के बाद, लगभग अगर 20-25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर बना रहता है तो 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में आप उसे एक बार एक कोने से निकाल कर देखें कि जर्मिनेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है। इस पर हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि पौधे कैसे तैयार करना है। उस वीडियो में आपको हम उस फोटो भी दिखाएंगे कि किस स्टेज पर किस तरह का पौधा होता है। तब आपको छांटना पड़ेगा, उसमें से निकालना पड़ेगा। तो छटाई के पहले आपको ये देखना होगा कि पौधे की स्टेज क्या है,
तो इसके लिए आपको एक बार उसे 5-6 दिन के बाद में देखना है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, 35 डिग्री 40 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है आपके क्षेत्र में, तो फिर आपको 40 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर है तो तीसरे दिन ही खोल के देखना है कि कितना जर्मिनेशन बाहर आया है। और थोड़ा सा मौसम ठंडा है तो 6 दिन के बाद में खोल के देखना है। मीडियम मौसम है तो 5 दिन में आपको खोल के देखना है, 4 दिन में खोल के देखना है कि कोई जर्मिनेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। जर्मिनेशन अगर आ रहा है, आपको दिख रहा है कि इक्का दुक्का पौधे दिख रहे हैं, तो आपको पूरी की पूरी मल्चिंग या जो भी कवर आपने लगाया है उसे हटाना है धीरे से। एक तरफ से उसे ढके, मतलब एक तरफ से तो वो दबा रहेगा ज़मीन पर, दूसरी तरफ से उसे निकाल कर पूरे जितने भी पौधे हैं उनको पूरी तरह से खोल कर देखें। आपको इक्का दुक्का भी दिखते हैं तो पूरे को खोल कर देखें। उसमें से अगर कोई छोटे छोटे से भी निकल रहे हो, एक मिनिमम से मिनिमम अगर उसका कोई भी हिस्सा आपको दिख रहा हो कि ये अब निकल रहा है, तो एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको निकलता हुआ पौधे का, तो उसको छांट लें। थोड़ा सा ज़्यादा निकल आया है तो तुरंत छांटना ही है, लेकिन थोड़ा सा भी निकल आया है, आपको हल्का सा भी उसका भाग दिख रहा है कि ये उग गया है, अब ये बाहर आ रहा है, ऊपर सतह पे दिखना चाहिए। अब उसे अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ सतह पर दिखना चाहिए कि सतह पर दिखने लग गया है कि हाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पौधा अब जर्मिनेशन हो चुका है और बाहर आने वाला है, तो उसे छांट दें। उसी छायादार सुरक्षित स्थान पे रखना है छांट करके। दूसरी कतार बना लें, एक और छटनी वाली कतार बना लें और वहाँ उसे छांट करके रख दें। और जो बचे हुए पौधे हैं उन्हें वहीं पर वापस उसी स्थान पे रखे रहने दें। छटनी कर ले, कुछ 2-4-5% पौधों की छटनी पहली बार में आएंगी, 4 दिन बाद 5 दिन बाद में। फिर आप उसे वापस कवर कर दें और पानी दे दें। वही अगर आप साधारण पानी दे सकते हो या ट्राइकोडर्मा वाला दे सकते हो एक बार फिर से, तो बहुत अच्छा है। 2 बार 3 बार 4 बार ट्राइकोडर्मा का पानी आप दे सकते हो, तो बहुत अच्छा है। तो उसे छटाई कर लें और अलग कर लें। 2-3%, 5% जो भी जर्मिनेशन उस वक्त हुआ है उसको अलग करके दूसरी कतार बना लें। और उसको अब कवर नहीं करना है जिससे छाटा है। जो बचे हुए जो भी बाहर नहीं निकले हैं, जिनमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है, जो सतह पर नहीं आए हैं, उन्हें वहीं रहने दें और वापस से कवर कर दें उसी पॉलीथीन से, उसी मल्चिंग से, पॉलीथीन से जो भी आप उपयोग कर रहे हो उससे वापस से कवर कर दें। और फिर उसमें पानी देकर इंतज़ार करें। और जो बाहर आ गए उनमें भी पानी देना है आपको एक बार, और उन्हें रखना है उसी सुरक्षित स्थान पर। और धीरे धीरे आप जो बाहर आ गए उनमें देखेंगे कि वो पूरी तरह से 1 दिन में 2 दिन में पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे और खड़े हो जाएंगे, पूरे एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे, मुड़े हुए नहीं रहेंगे, एकदम सीधे सीधे हो जाएंगे और सीधे होकर वृद्धि करने लगेंगे। उसी प्रकार जो पीछे जो आपके रह गए हैं पौधे हैं, उनमें आपको ये देखना है कि अभी किस स्टेज पर है। अब आपको कुछ दिन 2-3 दिन का वेट करना है, फिर 1-2 दिन के बाद में फिर निकाल कर देखना है। 1 या 2 दिन का वेट कर लें आप, फिर देखें निकाल करके कि कोई आया है जर्मिनेशन। फिर आपको कुछ 2-4-5% का जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, उतना फिर निकाल लें। फिर उसे उसी प्रकार से वापस ढक के रख दें। देख लें नमी बनी हुई है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, ज़रूरत लग रही है तो दे दें। अब उसके बाद में फिर उसके 2-3 दिन बाद में आप जब आप उसे खोल कर देखेंगे तो फिर आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, शायद 10-15% तक का जर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा 7वें-8वें दिन में। तो तब आप बड़ी मात्रा में छटनी कर लें। इस प्रकार से आपको हर 1-2 दिन में खोल कर देखना है और जो छाटना है उसे बाहर निकालना है, जो जिसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है उसे वहीं रहने देना, फिर से कवर कर देना है। ये सारी सावधानियां जब आप रखेंगे आपको मैक्सिमम जर्मिनेशन मिलेगा। तो मैक्सिमम जर्मिनेशन लेने की टेक्निक है ये कि आप उसे कवर करके रखें, अंधेरे में रखें, मौका दे जर्मिनेशन होने का। इस प्रकार आप 1-2 दिन में निकालते रहें, छाटते रहें। पानी की ज़रूरत है तो देते रहें, ट्राइकोडर्मा डिकम्पोजर वाला पानी हो तो अच्छा है। इस प्रकार आप देते रहें, देखते रहें। इसी प्रकार जब आप आगे देखते जाएंगे तो लगभग 15 दिन के बाद काफ़ी जर्मिनेशन आप देखेंगे कि मिल चुका है। उसे कंटिन्यू रखें, ठंडा मौसम है तो 20, 25, 30 दिन तक भी आप उसे रखते रहें, जर्मिनेशन उसमें आता रहेगा। हमारे यहाँ तो कोई सीमा ही नहीं होती है, 30 दिन भी रखते हैं, 40 दिन भी रखते हैं। जर्मिनेशन ठंडा मौसम में तो आता रहता है, लेट भी आता है कभी कभी। और जो
ऐसे स्थान है जहाँ गर्मी जब ज़्यादा होती है हमारे यहाँ भी, तब तो वो 15-20 दिन में लगभग पूरा जर्मिनेशन आ जाता है। 25 दिन में तो पूरा समाप्त हो जाता है जर्मिनेशन आमतौर पर। तो आपका जब 70-80% जर्मिनेशन आपको दिख जाता है तो आप समझ लीजिए सफल हो गए हैं। 50% जर्मिनेशन आपको दिख रहा है तो आप थोड़ा और वेट कीजिए, हो सकता है वो 60% तक हो जाए, 70% तक हो जाए। अगर 70-80 दिख गया आपको तो आप समझ लीजिए कि आप सफल हैं। आप उसकी दूसरी कतार बना लें और इधर आपके 20-25% पौधे जिनमें जर्मिनेशन नहीं हुआ है वो रह जाएंगे, आप उनको भी ढक के रखें, हो सकता है उनमें कुछ समय में और आ जाए। तो इस प्रकार से आप जर्मिनेशन लेते रहें। तो ये प्रक्रिया है। अब इसमें कोई एडवांस करना चाहें कि भैया आपको अब मैंने बताया है, ये एकदम साधारण तरीका बताया है मैंने, थोड़ा सा और एडवांस करने जाएंगे आप चाहें तो मीडिया में थोड़ा सा बल प्रदान करने के लिए आप ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, अमीनो एसिड, इसका एक जो लिक्विड वाला या ग्रैनुअल वाला आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मात्रा का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और ये जर्मिनेशन के पहले यूज़ करना है। जब हम जर्मिनेशन के पहले बीज लगाते हैं उस वक्त जब हम पानी देते हैं ना तभी डालना है। जर्मिनेशन होने के बाद में आपको पौधे पर कोई दवाई, कोई खाद, कोई स्प्रे नहीं करना है। बहुत सेंसिटिव होता है पौधा, आपको अंदाज़ा नहीं है आप कितनी मात्रा में डालेंगे। हम करते हैं स्प्रे कुछ खास तत्वों का जो हमारी जानकारी में, हमारे अनुभव में है, लेकिन बहुत विशेष सावधानियां हम बरतते हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत डिटेल में बात हो जाएंगी। तो इतनी डिटेल में हम जा नहीं सकते। ऑलरेडी ये ऑडियो 40 मिनट का हो चुका है। तो हम दूसरों से ये कहते हैं कि स्प्रे आपको नहीं करना है किसी भी प्रकार का। ऊपर से अगर फंगस आ जाती है हमारे ट्राइकोडर्मा देने के बावजूद भी तो ये मानिए कि आपने अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा नहीं दिया होगा। अगर आ जाती है फंगस तो आप अच्छी क्वालिटी का ट्राइकोडर्मा लाएं और उससे फिर से ड्रिंचिंग करें, ना कि स्प्रे। ड्रिंचिंग करें अगर पौधे उगने के बाद में फंगस आती है तो। और या फिर अगर आप कोई केमिकल फंगीसाइड यूज़ भी करते हैं तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि वह केमिकल फंगीसाइड बहुत बहुत न्यून मात्रा में आप उसे देंगे। और हम तो आपसे नहीं कहेंगे कि आप किसी प्रकार का कोई खाद का, केमिकल का, ऑर्गेनिक का, जैविक का, किसी भी प्रकार का खाद का उपयोग पौधे के उगने के बाद करें। ऐसा हम अनुशंसा नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत विशेषज्ञता चाहिए होती है और वो विशेषज्ञता अनुभव के बाद में मिलती है। बहुत बहुत पौधों के नुकसान के बाद में, बहुत सारे पौधों के हानि के बाद में हमने ये सीखा है कि यह बहुत बारीक और महीन काम है और इसमें विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। हम यह कर पाने में सक्षम हैं क्योंकि हमारे पास संभावनाएं रही कि हम वो नुकसान सहन करके उससे सीख सकें। लेकिन नए व्यक्तियों को हम ये कहेंगे कि अगर आपको कोई खाद भी देना हो ज़मीन में, जैसे हमने बता दिया कि 10% आपने केचुआ गोबर खाद दे दिया तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ और देने की आपको। फिर भी देना हो तो आप ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड और या फिर एंजाइम्स जो होते हैं जैसे कि बायोड्रिप, बायोस्टेट का आता है, ऐसे एंजाइम जो लिक्विड वाले फॉर्मेट में होते हैं, ऐसा आप लिक्विड वाले फॉर्मेट वाला ह्यूमिक, फुलविक थोड़ी सी मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में उस पानी के घोल में जिसमें ट्राइकोडर्मा और डिकम्पोज हमने घुलाया था पहले पौधे लगाने के सीड सोइंग के तुरंत बाद या सीड सोइंग के तुरंत पहले वाला जो हम पानी देते हैं कवर करने के पहले, यानी कि मल्चिंग से ढकने के पहले जो हम पानी देते हैं, जब जर्मिनेशन नहीं हुआ उसके पहले जो हम पानी देते हैं उसमें हम दे सकते हैं एक बार, बस एक बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद की, बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है छोटे पौधों को। उन्हें बहुत ज़्यादा खाद या पोषक तत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसमें खतरा है कि जर्मिनेशन हो गया, पौधा बाहर आ गया और फिर आपने कोई रासायनिक या ऑर्गेनिक में भी खतरा है, आपने ह्यूमिक एसिड भी डाल दिया, ट्राइकोडर्मा भी डाल दिया, तब भी खतरा है। ट्राइकोडर्मा में भी पाउडर वाला ट्राइकोडर्मा तो कभी यूज़ ही नहीं करना है आपको पौधे निकलने के बाद। तो पौधे निकलने के पहले आप ट्राइकोडर्मा पाउडर वाला यूज़ कर भी सकते हैं, वैसे हम अनुशंसा नहीं करते हैं पाउडर वाले की, लेकिन आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप पाउडर वाला यूज़ कर सकते हैं पौधे निकलने के पहले। लेकिन पौधा निकलने के बाद तो आपको ट्राइकोडर्मा भी यूज़ नहीं करना है, पाउडर वाला तो बिल्कुल भी नहीं करना है।
लिक्विड वाला है तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में आप उसमें दे भी सकते हैं पौधा निकलने के बाद, लेकिन उसमें विशेषज्ञता चाहिए। तो हमारी अनुशंसा तो बिल्कुल नहीं रहती है कि कोई किसान खतरे में आए, किसी की जर्मिनेशन कोई खतरे में आए तो हमने पहले अच्छा ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो फंगस आएगी नहीं, और अगर हमने डिकम्पोजर यूज़ कर लिया है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या आएगी नहीं। तो हम पहले ही उसके उपाय करके बैठ जाएं तो वो बेहतर है। आने के बाद में उसको हल करने जाएंगे तो पौधे के ऊपर स्ट्रेस आता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का, इवन ऑर्गेनिक जैविक खाद के भी स्ट्रेस आते हैं जो पौधे की पत्तियों पर गिरते हैं उनके। तो हमारी अनुशंसा नहीं होती है क्योंकि बहुत छोटा पौधा होता है, बहुत नाजुक होता है, और बहुत सारे किसान यहाँ गलती कर देते हैं कि वो यहाँ तक तो ले आते हैं लेकिन वो कोई स्प्रे कर देते हैं, कुछ गलती कर बैठते हैं और पौधे ख़राब कर बैठते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि जर्मिनेशन होने के बाद में आपको अलग अलग तरह के स्प्रे नहीं करना है, सिंपल सादा सा अपना पानी देना है और छटाई करना है। छटाई करने के बाद उसे उसी स्थान पर रखें, छायादार स्थान पर रखें, सुरक्षित स्थान पर रखें, पौधों को बड़ा होने दें, उसमें पानी देते रहें, इंतज़ार करें। महीने भर में, 1.5 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में उनकी हाइट एक अच्छी हाइट हो जाएगी, लगभग 6 इंच के, 6.5 इंच के, 7 इंच के या 8 इंच के। जब पौधा 6 से 8 इंच का हो जाए तब वह ट्रांसप्लांटेशन के लिए यानी कि खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तब आप उसे ले जा करके खेत में लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम अगला ऑडियो बनाएंगे जिसमें हम पौधे को खेत में लगाने के बारे में बात करेंगे।